कभी ये सोचा है कि हमारा समाज जिसमें करोड़ों लोग हैं, सबके सब अलग अलग तरह से रहते हैं, फिर भी ये एक साथ मिलकर काम कैसे करता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखती है? चलिए आज शासन और लोकतंत्र की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखें। बाईं तरफ गाड़ियों का एक झमघट है, पूरी तरह से अफरा तफरी और खतरा, और दाईं तरफ वही गाड़ियां हैं, लेकिन सब कुछ कितना शांत और व्यवस्थित लग रहा है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ कुछ लाइट्स और लाइनों का, यानी नियमों का। ये साधारण सी तस्वीरें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तरफ ले आती हैं। आखिर किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए नियम इतने जरूरी क्यों होते हैं? असल में हम तो नियमों से घिरे हुए हैं। घर में बड़ों की बात मानने के नियम, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के नियम, क्रिकेट के मैदान में आउट होने के नियम, और हाँ, सड़क पर चलने के नियम। ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारे नियम अचानक गायब हो जाएं तो ये दुनिया एक बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी वाली और खतरनाक जगह बन जाएगी। हर कोई बस अपनी मनमानी करेगा और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था या न्याय नहीं बचेगा। समाज का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। और बस व्यवस्था की इसी जरूरत से जन्म होता है शासन की अवधारणा का। शासन असल में वो तरीका है जिससे हम ये नियम बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और ये पक्का करते हैं कि समाज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। देखिए, शासन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है, ये उन नियमों को लागू करने और ये पक्का करने के बारे में भी है कि वे सबके लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। ये वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है। तो फिर सरकार क्या है? अच्छा, सरकार वो संस्था है जिसे शासन के इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का काम दिया जाता है। सरकार ही कानून बनाती है, टैक्स इकट्ठा करती है और सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी सार्वजनिक सेवाएं हम तक पहुंचाती है। लेकिन सोचिए, इतनी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इस शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज्यादातर सरकारों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसे ही शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इसे एक आज के उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम। जब कोई नया डिजिटल अपराध सामने आता है तो सबसे पहले विधायिका यानी संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधि इससे जुड़ा कानून बनाते हैं। फिर कार्यपालिका मतलब पुलिस जैसी एजेंसियां उस कानून को लागू करती हैं और अपराधी को पकड़ती हैं। और अंत में आती है न्यायपालिका यानी अदालतें, जो ये तय करती हैं कि कानून तोड़ा गया है या नहीं और उसकी सजा क्या होगी। तो ये है सरकार के वो 3 मजबूत स्तंभ। पहला, विधायिका, जो जनता की आवाज है और कानून बनाती है। दूसरी, कार्यपालिका, जो सरकार की एक्शन आर्म है और कानूनों को लागू करती है। और तीसरी, न्यायपालिका, जो कानून की रक्षक है और यह सुनिश्चित करती है कि न्याय हो। ये तीनों अंग एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। इससे एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनता है, जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक अंग तानाशाना बन जाए। जैसे न्यायपालिका विधायिका के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। अब सरकार सिर्फ एक जगह से काम नहीं करती, वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है ताकि देश के हर कोने तक पहुंच सके। हमारे पास स्थानीय सरकारें हैं जो हमारे शहरों और गांवों की देखभाल करती हैं। फिर राज्य सरकारें हैं और फिर एक राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में सरकार का ये 3 स्तरीय ढांचा बहुत ही जरूरी है। यह पक्का करता है कि दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय सरकार देश की रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान दे, तो वहीं हमारी स्थानीय नगर पालिका हमारी गली की सफाई और पानी जैसी जरूरतों का ख्याल रखे। चलिए बाढ़ जैसी आपदा का उदाहरण लेते हैं। अगर किसी एक गांव में पानी भरता है तो सबसे पहले स्थानीय पंचायत या नगर पालिका मदद करती है। अगर बाढ़ कई जिलों में फैल जाए तो राज्य सरकार अपनी बड़ी टीमों और संसाधनों के साथ एक्शन में आती है। और अगर भगवान ना करे स्थिति विनाशकारी हो जाए तो राष्ट्रीय सरकार सेना और हवाई जहाजों के साथ बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का काम करती है। तो हमने नियमों, सरकार के अंगों और उसके स्तरों की बात कर ली, लेकिन इस पूरी विशाल मशीनरी में हम यानी आम नागरिक कहाँ हैं? हमारी भूमिका क्या है? और बस यहीं पर लोकतंत्र की एंट्री होती है।
लोकतंत्र का बहुत सीधा सा मतलब है जनता का शासन। ये सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह इस विचार पर आधारित है कि असली शक्ति देश के नागरिकों के हाथ में है। ये बोलने की आजादी है, सवाल पूछने की आजादी है और अपनी सरकार चुनने की आजादी है। अब जाहिर सी बात है, करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देश के लिए फैसले तो नहीं ले सकते। तो जैसे एक क्लास अपने हितों की बात प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटर चुनती है, ठीक वैसे ही हम देश चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक चुनते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2024 में भारत में लगभग 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। पता है ये संख्या कितनी बड़ी है? ये अमेरिका और पूरे यूरोपियन संघ की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यही बात भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र बनाती है। शासन की यही लोकतांत्रिक प्रणाली हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देती है। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, लोकतंत्र हर नागरिक को वो सपने देखने का अधिकार देता है जो उन्हें सोने ना दे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो हमने देखा कि कैसे नियमों से व्यवस्था बनती है, सरकार उसे एक ढांचा देती है और लोकतंत्र उस ढांचे में जनता को शक्ति देता है। अगली बार जब आप किसी साफ सड़क पर चलें, नल में पानी देखें या खबरों में संसद की बहस सुने, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि शासन की ये विशाल प्रणालियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छू रही हैं।